इस वक्त उत्तर प्रदेश में पीडीए की पाठशाला को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा है। इस मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आशुतोष जी, ये जो पीडीए की पाठशाला चल रही है, ये क्यों चलाई जा रही है और ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रदेश सचिव, समाजवादी शिक्षक सभा, सहमंडल प्रभारी, लखनऊ। आपका प्रश्न है कि पीडीए की पाठशाला क्यों? सवाल ये उठता है कि पीडीए की पाठशाला में सारे के सारे वर्गों के बच्चों की पढ़ाई का मामला है। आपने देखा कि किस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 8 से 10 हज़ार प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का काम किया है। मर्जर की बात जहाँ तक है, हमारी प्राथमिक शिक्षा अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हमारे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं। अगर ये देखा जाए कि जो हमारा विद्यार्थी, जो बच्चा, जो बहुजन समाज का बच्चा, जो कम आय वर्ग का बच्चा अपने निकट के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर ले रहा था, 1 किलोमीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पर जो शिक्षा प्राप्त करता था, उसके लिए वो विद्यालय बंद करके उनको अन्यत्र करीब करीब 2 से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। तो बहुत सारे अभिभावकों में इस बात की असुरक्षा भी पैदा हुई कि आखिरकार जब हमारा छोटा बच्चा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे का न तो बौद्धिक स्तर उस तरीके का होता है और नहीं तो बच्चा मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ होता है। हमारा कहने का आशय ये है, सवाल ये है, शिक्षा पढ़ाई जा रही है, बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है विधानसभा में किसी भी तरीके के स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। सवाल ये मैंने आपसे पूछा कि ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल क्यों पढ़ाया जा रहा है? ए फॉर अखिलेश कोई इतना अन्यायोचित प्रश्न नहीं है। हम जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, प्राइमरी पाठशाला के हम भी पढ़े हुए हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो गा से कबूतर पढ़ाया जाता था। अब आज गा से कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे तो गा से गणेश पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से समय काल परिस्थिति के आधार पर उनका विन्यास किया जा सकता। आज से अखिलेश का अगर हम भावार्थ देखें, वो यद्यपि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको फक्र होता है। अखिलेश का मतलब अखिल धन ईश, अगर हम उसका विग्रह करें, अखिल का मतलब ब्रह्मांड, ईश का मतलब उसका संवाहक। ठीक है, ब्रह्मांड का संवाहक या ब्रह्मांड को चलाने वाला, तो अखिलेश तो बहुत बढ़िया शब्द है। तो इसमें अगर किसी को पीड़ा हो रही, और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पीडीए पाठशाला से भयभीत हो करके कई जिलों से हमारे पास खबरें हैं कि जहाँ पर आनन फानन में पीडीए पाठशाला की ही देन हम इसको कहेंगे कि शासन को मर्जर विद्यालयों को फिर से उनको मुख्य धारा में लाया गया और मर्जर विद्यालय, जो मर्जर किए गए थे विद्यालय में, मर्जर का कॉन्सेप्ट हटाया गया। जैसे सीतापुर है बगल का जिला, बाराबंकी में बहुत तो सरकार डर गई है। बिल्कुल डर गई है। ये पीडीए पाठशाला की ही देन है कि आखिरकार अपने स्टैंड से उसको जो है 2 कदम पीछे हटना पड़ा। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आज से अखिलेश पढ़ाया जा रहा, आज से अखिलेश पढ़ाया जाता, आज से अनार पढ़ाया जाता है। आज से बहुत सारे शब्द हैं जो पढ़ाए जा सकते हैं। तो इसमें कोई अनर्गल बात नहीं है कि हम अगर मान लीजिए पीडीए पाठशाला है, पीडीए का मतलब केवल हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात नहीं करते। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो पीडीए का वर्ग जो पिछड़ा गया है या पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो मैं इस बात को अन्यायोचित नहीं मानता हूं कि पीडीए पाठशाला कहीं से अन्यायोचित है। पीडीए पाठशाला की ही देन है कि सरकार के अपने मर्जर के फैसलों को कहीं कहीं पर वापस लेना पड़ा। जो एसआईआर का मामला चल रहा है बिहार में, खासकर पूरा विपक्ष इसको लेकर बवाल काटे हुए है, संसद से लेकर सड़क तक। अगले कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि वो वहाँ की जो गर्मी है, जो वहाँ की आग है, वो उत्तर प्रदेश तक आएगी? उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, ये गर्मी पूरे देश में आएगी। आज हम अगर संदर्भ सापेक्ष बात करें तो निश्चित तौर पर आज बिहार में इसका चुनाव हो रहा है। तो बिहार से ये सिलसिला शुरू हुआ है और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए देश के अन्य राज्यों में भी जाएगा। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सर्वसिद्ध हो चुकी है कि इन जो सत्तासीन सरकार है, ये
प्रशासनिक तंत्र का और वोटों की हेराफेरी करके सत्तासीन है। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। अभी आप देख लीजिए, बनारस में एक ही पिता की 48 संतानें दिखाई गई हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं लगता है कि एक पिता की 48 संतानें कितना उन्नतशील वो पिता होगा। जरा सोचने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर वोट का घालमेल है। 30 लाख वोटों का लगभग जो है बिहार में डिस्टरबेंस पाया गया है, कि जो बिहार में कुपात्र लोगों की वोटें हैं 30 लाख के लगभग आसपास। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा संख्या बल है। जब 30 लाख वोटों की हेरा फेरी, 35 लाख वोटों की हेरा फेरी किसी एक प्रांत में होगी, तो हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान प्रदत्त अधिकार हमको वोट का है, तो वो वोट की कीमत को हम ना आकलन कर करके कि किस तरीके से वोटों पर डाका डाला जा रहा है। तो ये जो अभियान शुरू हुआ है बिहार से, और जो है जो समूचा विपक्ष, इसमें समूचा विपक्ष मैं कहता हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य दल हैं, जो भी विपक्षी अन्य दल हैं, वो सारे के सारे लामबंद हैं। और ये मुहिम आगे भी चलनी चाहिए और इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, हमारी पार्टी इस बात की भी वकालत कर रही है कि वोटिंग का जो ये तरीका है ईवीएम मशीन का, ईवीएम मशीन में मैनिपुलेटिंग होती है, इसलिए ईवीएम से चुनाव न हो करके जो पुराना हमारा डर रहा था, क्योंकि ईवीएम मशीन, अरे तो 37 सीटें अभी आप ही लोग तो 36-37 सीटें जीते हैं, उसी ईवीएम से ही जीते हैं ना। देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। लेकिन वो बात आपकी सही है, 37 सीटें हम ईवीएम से जीते हैं। लेकिन हम अगर एक्चुअलिटी में अगर नतीजा निकलता, अगर उसमें बेईमानी न होती, तो हम 55 से 60 सीटें जीतते। अभी मतलब उसमें भी आप लोगों को मैं कतई उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। ईवीएम देखिए, एक बात, जो मशीनरी है, बहुत बार तो जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोग रखते हैं, जो ईवीएम की टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान लगाया कि नहीं, इसमें मैनिपुलेटिंग संभव है। जिस चीज़ में मैनिपुलेटिंग संभव है, हमारा पुराना ढर्रा जो था, अमेरिका ने इसको जो है झुठला दिया, जापान ने झुठला दिया। जब अन्य जगहों से ठुकराई हुई मशीनें, जो वहाँ पर कल्चर था, उसको जब वहाँ अन्य देशों ने, विकसित देशों ने झुठला दिया, तो उसको हमारे भारत देश ने आत्मसात किया। तो वो पुराना ढर्रा बहुत बेहतर था, उसमें इस तरीके की विसंगतियों की संभावना बिल्कुल न्यून है। हमारा आज भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होती है उसका पक्षधर नहीं हूँ। वोट चोरी का जब मामला आप लोग इतना बड़ा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई, कैंडिडेट हार गए, तो ये तो फिर हमेशा के लिए एक सिस्टम बन जाएगा कि जो हारेगा वही कहेगा कि वोट चोरी हुई मेरी, मैं हार गया, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट क्यों ना हो आने वाले चुनाव में। नहीं, कहने का मतलब ये है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कहने का मतलब ये है, सम्मानित रिपोर्टर महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बात ये बताइए कि जब वोट पड़ता था बैलेट पेपर के आधार पर, तब तो इस तरीके की बातें नहीं आती थी। ये बातें तो नहीं आती थी ना। हाँ, बूथ कैप्चरिंग की बातें आती थी, अन्य बातें आती थी, ठीक है। जो प्रभावशाली होता था, जो सत्ता में होता था, जो दल सत्ता में होता था, वो वोटों की कैप्चरिंग करता था। वो सारी की सारी बातें तो एक अलग का मुद्दा है। लेकिन हमारा कहने का आशय ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो सत्तासीन दल है, जब सारा का सारा विपक्ष चाहता है कि पुरानी व्यवस्था लागू की जाए और मतदान जो हो वो आपका बैलेट पेपर से हो, तो आखिरकार सरकार को इसमें आपत्ति क्या है? सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही? सरकार इस बात को नहीं मान रही, इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार जो है वोटों की चोरी ईवीएम के माध्यम से कराती है। आखिरी सवाल, हाल में लखनऊ में कुटुंब बैठक हो रही हैं जी, 2 बैठकें हुई हैं, और तो इस बैठक को समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है, क्योंकि उसमें खास वर्ग के ही विधायक एमएलसी शामिल हुए? देखिए, कुटुंब बैठक का सवाल जहाँ तक है, मेरा अपना ये मानना है कि जैसा कि आपने कहा कि 2 बार ये बैठक हो चुकी है, और 2 बार होने वाली बैठक में किसी एक जाति विशेष के ही विधायकों ने, वो चाहे सत्ताधारी दल के विधायक हों या हमारी अपनी पार्टी के विधायक हों, बागी विधायक हों हमारी अपनी पार्टी के, उसमें किसी एक दल के विधायक नहीं बैठे। उस बैठक में जो हिस्सा लेने वाले विधायक थे, किसी एक वर्ग के तो जरूर थे, लेकिन किसी एक दल के नहीं थे। इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो ये स्पष्ट मानता हूं कि हो सकता है कि उनके नेतृत्व में ये ऐसे विधायक जो उनके सुजातीय विधायक हैं, वो हो सकता है उनके नेतृत्व में आस्था न रख रहे हों,
और आने वाले समय में अपना कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जातीय बैठकें जब होती हैं, गोपनीय तरीके से बैठकें होती हैं, और उसमें एक ही जाति के सभी दलों के विधायक, केवल एक ही जाति के मतलब एक ही दल के विधायक नहीं थे उसमें अन्य दलों के भी विधायक थे। तो इससे तो स्पष्ट संकेत जाता है कि वर्तमान के जो हमारे शासक हैं, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उन्हीं के स्वजातीय विधायकों को आस्था नहीं है। आस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है। हो सकता है कोई दूसरा विकल्प अपना तलाश रहे हों। तो विकल्प क्या समाजवादी पार्टी देगी? नहीं, समाजवादी पार्टी कतई विकल्प नहीं देगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए जो है आबद्ध है। 2027 में आगामी चुनाव में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों को साथ लेकर के टिकट वितरण किया जाएगा। और हम तो आने वाले 2027 में 2027 के सत्ताधीश हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और हर वर्ग, क्योंकि मौजूदा समाज से कोई भी वर्ग, कुछ एक पूंजीपतियों को छोड़ दीजिएगा तो कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कतई मौका नहीं देगी। समाजवादी पार्टी अपने लिए मौका लेगी और 2027 के चुनाव में सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों को समान वितरण प्रणाली के तहत टिकट देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। थैंक यू। तो डॉक्टर आशुतोष को आपने सुना, जिनका कहना है कि पीडीए पाठशाला की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को अपने निर्णय में बदलाव लाने का काम किया, और वहीं 2027 में इनका मानना है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।